दोस्तों, भारत किसी जमाने में वन्य प्राणियों के लिए स्वर्ग के समान भूमि थी। यही वजह है कि यहाँ आज भी बड़ी बिल्लियों की सबसे अधिक प्रजातियां मिल जाती हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ बाघ और शेर जैसे धरती के दो सबसे ताकतवर शिकारी कुदरती रूप से पाए जाते हैं। किंतु शेरों की बजाय भारतीय जंगल बाघों के अधिक अनुकूल हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग भारत में बाघों को देखने आते हैं। बाघों को देखने के लिहाज से भारत में हाथी सबसे बेहतरीन सवारी है, किंतु बाघ इतने हिम्मती और साहसी होते हैं कि कई बार हाथी पर बैठे इंसान पर भी हमला कर देते हैं। भारत में पूरे विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघ रहते हैं। ये उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से लेकर दक्षिण के वर्षा वनों तक में निवास करते हैं। बाघ पानी में रहना बेहद ही पसंद करते हैं। ये माहिर तैराक हैं और अक्सर पानी से भी शिकार ढूंढ लाते हैं। वर्ष 2018 में भारत में बाघों की गणना की गई, जिसके लिए 139 अलग अलग जगहों पर 26,000 से अधिक कैमरे रखे गए। इन कैमरों ने करोड़ों तस्वीरें ली। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह से प्रत्येक बाघ के शरीर पर बनी धारियां और बाघों के पंजों के निशान भी भिन्न भिन्न होते हैं। कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरों से इन धारियों और पंजों के निशानों के आधार पर ही बाघों की गणना की गई। इतने बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में पहली बार किसी जीव की गणना हुई थी, इसलिए भारत में हुई बाघों की इस गणना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया। इस गणना से पता चला कि भारत में बाघों की संख्या में 2010 में हुई पिछली गिनती की तुलना में करीब 70% की वृद्धि हुई है। आज जब पूरी दुनिया में इंसानी अतिक्रमण के चलते जानवर लगातार घट रहे हैं, ऐसे में भारत में बाघ जैसे जानवर की संख्या बढ़ना अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि वर्तमान में बाघ बिल्कुल सुरक्षित हैं। भारत सहित बांग्लादेश या रूस में भी बाघों की प्रजाति संकट में ही है। पूरे विश्व में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ताकि जंगल की शान की ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित रहे और हम इस अद्भुत जीव का सम्मान रखें। भारत में तो जंगली संतुलन बनाए रखने के लिए बाघ का अस्तित्व बेहद आवश्यक है। एक तरह से देखा जाए तो यदि बाघ विलुप्त हो गए तो भारत के जंगल जंगल ही नहीं रहेंगे। बाघ बड़े घास खाने वाले जानवरों को मारने में सक्षम है, जिस कारण भारतीय जंगलों में नीलगाय, सांभर या गौर आदि की संख्या नियंत्रण में रहती है। दोस्तों, भले ही बाघों की संख्या भारत में बड़ी हो, किंतु एक बड़ी समस्या ये है कि इनके रहने के स्थान लगातार कम हो रहे हैं। एक छोटे क्षेत्र में ही बाघों की संख्या बढ़ाने का दबाव जंगली आहार श्रृंखला के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। शेर जैसे जानवर खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए पेड़ों की कटाई इनके जीवन को प्रभावित नहीं करती। इसके विपरीत बाघ छुपकर एवं एकाकी जीवन जीते हैं। एक बाघ पर बनी धारियां ये सिद्ध करती हैं कि बाघ घने जंगलों में रहने का ही अभ्यस्त है। ये धारियां इन्हें घनी झाड़ियों में छुपे रहने में मदद देती है। इसलिए जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बाघों के रहने के हिसाब से मुश्किल हालात पैदा कर रही है। वैसे ये बड़ी विडंबना की बात कही जा सकती है कि आज जिस जानवर अर्थात बाघ को बचाने के लिए पेड़ों को बचाने और अरबों रुपए खर्च करने की नौबत आ गई है, महज कुछ दशकों पहले तक ही उस जानवर की हत्या जनहित में सबसे बड़ा काम माना जाता था। वर्ष 1864 में मध्य प्रदेश में मात्र 6 महीनों के भीतर एक ही इलाके में बसने वाले 350 बाघों को अंग्रेजों द्वारा तैनात शिकारियों ने मार गिराया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन शिकारियों को उस समय 16,000 से अधिक इनामी राशि बांटी गई। उस जमाने में जब एक बाघ की कीमत ही 20 से 30 रुपए और एक बंदूक की कीमत मात्र 50 से 60 रुपए हुआ करती थी, ऐसे में 16,000 रुपए बहुत बड़ी धनराशि है। असल में जाने अनजाने में अंग्रेजों ने हमारे देश में विकास कार्य भी किए हैं। भले ही उन विकास कार्यों में अंग्रेजों का मकसद भारतवासियों का भला करना ना हो, किंतु भारत में रेल, बंदरगाह और पुल आदि बनाने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। ये तमाम सुविधाएं अंग्रेजों ने अपना हित समझकर ही शुरू की थी और इन विकास कार्यों के मद्देनजर भारतीय जंगलों को उजाड़ा जाना काफ़ी आम बात हो चली थी। साथ ही उन दिनों निर्माण कार्यों में लकड़ी का इस्तेमाल बेहद ही अधिक होता था। हिमालय और तराई के इलाकों से उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी प्राप्त की जाती थी। भारतीय वनों से लकड़ी काटकर उस लकड़ी का व्यापार यूरोप और मध्य एशियाई देशों में भी किया जाने लगा। अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीय वन कमाई का बेहतर संसाधन है। इसके अतिरिक्त मात्र 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी औसतन 300 पेड़ों को काटना पड़ता था और उन दिनों रेल के इंजन को दौड़ाने के लिए बिजली या डीजल का नहीं बल्कि लकड़ी या कोयले का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए वर्ष 1849 में लंदन की 2 बड़ी कंपनियों को भारत के जंगलों को उजाड़ने का ठेका दिया गया और इन कंपनियों के लिए जंगलों को काटने या जंगलों पर कब्जा जमाने के रास्ते में बाघ सबसे बड़ी समस्या
समस्या थे। इसलिए भारी मात्रा में शिकारी जंगलों में बाघ को अपनी गोली का निशाना बनाने की फिराक में घूमते थे। जंगलों के उजाड़े जाने से बाघ मानव इलाकों में भी आने लगे और इंसानों और उनके पालतू जानवरों का शिकार करने लगे। इसलिए ऐसे आदमखोर बाघों को मारने के लिए बाकायदा इनाम की घोषणा होने लगी। दोस्तों, बाघों को इंसानों द्वारा सिर्फ जंगल कब्जाने के मकसद के चलते ही नहीं मारा जाता था, अपितु अनेकों लोगों के लिए बाघ को मार डालना सबसे बेहतरीन और मनोरंजक खेल भी हुआ करता था। हाथी की पीठ पर सवार होकर शान से जंगलों में बाघ को ढूंढना और उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाना सबसे अमीर एवं राजसी शौक बन गया था। अमीर लोगों के घर बाघ की खाल से शोभित होने लगे। जिंदा बाघों की बजाय हमें बाघों की लाशें देखकर पता नहीं किस प्रकार की खुशी प्राप्त होती थी। मानवों द्वारा बाघों को मार डालने का अतीत में चला ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। वर्तमान में भी कुछ बाघ शिकार के मकसद के चलते मारे जाते हैं, तो कुछ बाघों को जंगल के आसपास रहने वाले लोग इसलिए भी मार डालते हैं क्योंकि उन बाघों के चलते वो जंगलों में नहीं जा सकते। जंगलों में चरने गए पालतू पशु भी अक्सर बाघ के हमले का शिकार हो जाते हैं, इसलिए इन पालतू पशुओं के मालिक बाघ को जहर देकर मार डालते हैं। हर वर्ष औसतन 100 बाघों की मृत्यु इन्हीं कारणों से होती है। वस्तुतः आज हम भले ही बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हों, किंतु सच तो यही है कि आज बाघों के रहने लायक जंगल ही हमारे पास नहीं बचे हैं। अब बाघों को बचाने के लिए इंसान अपने घरों को तो जंगल नहीं बना सकता। घटते जंगलों के कारण बाघों का आपसी संघर्ष भी बढ़ा है। बाघ शेरों की तरह मिलकर नहीं बल्कि अकेले रहते हैं। एक बाघ कई किलोमीटर के इलाके को अपना समझता है और उस इलाके में किसी दूसरे बाघ की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। कम होते जंगली इलाकों के कारण अक्सर बाघ एक दूसरे से टकराते हैं और आपस में लड़कर मिले जख्मों के कारण ही मारे जाते हैं। हालांकि खूंखार शिकारी होने के बावजूद भी बाघ इंसानों पर बेहद ही कम हमला करते हैं। भारत में इंसानों पर बाघ के सालाना हमले 40 से 85 होते हैं। वहीं इसके विपरीत भारत में 300 से अधिक इंसानों की मौतें हाथियों के हमलों में हो जाती हैं। किंतु इसके बावजूद भी बाघों को मार डालने के लिए इंसान इतिहास से लेकर वर्तमान तक बेहद इच्छुक रहा है। हम अपने विकास के पथ पर बाघों को बहुत बड़ा संकट मानते आए हैं और बाघों की हत्या करने वाले को बहादुर समझते आए हैं। दोस्तों, मनुष्य को बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत लालच के चलते इस धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के जीवन को नष्ट करने की ठान ले। वस्तुतः पृथ्वी पर सभी जीव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना के इंसान। लेकिन जरा उन पलों के बारे में कल्पना कीजिए जब इस धरती पर सभी जीव जंतु हमारे लालच के चलते मारे जाएंगे और केवल इंसान ही शेष रह जाएंगे। हम में से प्रत्येक इंसान के भीतर पूरी दुनिया और पूरी प्रकृति पर राज करने की तमन्ना रहती है। बावजूद इसके आंखों से ना दिखाई देने वाला एक छोटा सा वायरस अपना डर दिखाकर हमें घरों में कैद कर सकता है। वस्तुतः प्रकृति की एक अदनी सी रचना के सामने हम बेबस हो जाते हैं। तो आखिर किस हिम्मत से हम इन खूंखार और खूबसूरत जानवरों की खाल को अपने घरों में सजाकर रखने पर गर्व महसूस करते हैं। कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। बचपन में किसी चींटी को मार डालने पर भी हमें समझाया जाता था कि अगले जन्म में हम चींटी बनेंगे और ये चींटी इंसान, और ये चींटी हमें मारकर हमसे बदला जरूर लेगी। जरा सोचे कि कितने जीवों को, कितने पेड़ पौधों को हम इंसान नष्ट कर चुके हैं। प्रकृति का कितना नुकसान किया है हमने। जब एक चींटी बदला ले सकती है तो प्रकृति क्यों नहीं ले सकती। और जिस दिन माँ प्रकृति ने बदला लेना शुरू कर दिया उस दिन इंसानों का अस्तित्व कोई नहीं बचा सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।